Hello, so let's start with the chapter that is the cell, the unit of life. ये चैप्टर जो है वो 11th के NCERT का थर्ड यूनिट का चैप्टर है. अगर हम थर्ड यूनिट देखें 11th का, सो दैट इज़ द सेल बायोलॉजी एंड विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्ज़ाम. और उसमें से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये जो चैप्टर है इसमें से एवरी ईयर अराउंड 5 क्वेश्चंस आते ही है. इज़ इट क्लियर? तो ये तो चैप्टर आपको छोड़ के चलने वाला नहीं, तो ये आपको चैप्टर कुछ भी करके करना ही है. और अगर इस चैप्टर में देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ओनली सेल ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये वो ऐसे. एंड ये जो सेल ऑर्गेनल्स है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, बस इतना ही आपको करना है. सो चैप्टर अगर देखा जाए तो बहुत इजी है, ज़्यादा हाई फंडू कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बहुत इजी जाएगा. और इस चैप्टर को आपको थरली करना है और उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज़ द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. अगर हम सेल के बारे में सोचते हैं तो हमें एक पुराना सेंटेंस याद आ जाता है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, एंड दैट इज़ द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है. तो जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. ओके, अगर हम लोग ले ले यहाँ पर अमीबा पुराना दोस्त है हमारा, राइट? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको भी हम लोग, ठीक है. तो अगर अमीबा अगर हम देखें तो इट इज़ अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ क्या ये ऑर्गेनिज्म है. वैसे ही अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग किससे बने हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से. वी आर व्हाट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मतलब हमारा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? बहुत सारे सेल से बना हुआ है. तो आपको अर्थ पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, एंड दैट्स वाई सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, अभी हम जस्टिफाई करते हैं इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और नॉट. ठीक है, तो अगर अमीबा को हम देखें तो अमीबा में सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. ये एक सिंगल सेल है और सिंगल सेल सारे लाइफ प्रोसेसेस करता है. वैसे ही आपके बॉडी के जो सेल्स है वो इंडिविजुअली वो अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में डाइजेशन होता है ना. सो डाइजेशन दैट इज़ अ न्यूट्रिशन विच इज़ अ वन लाइफ प्रोसेस. अमीबा अपना खाना जो है वो क्या करेगा? कैप्चर करेगा और उसको बॉडी में अपने डाइजेस्ट कर लेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, अमीबा में रेस्पिरेशन भी होता है. सो रेस्पिरेशन ये आपका सेकेंड लाइफ प्रोसेस है. रेस्पिरेशन में क्या होता है? अमीबा ने ऑक्सीजन ले लिया और CO2 बाहर छोड़ दिया. ठीक है, सो ये एक रेस्पिरेशन है. नेक्स्ट वन, अमीबा में सर्कुलेशन भी देखा जाता है. अगर हम देखें तो अमीबा में सर्कुलेशन भी होता है. ठीक है, हमारे जैसा कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन नहीं है, सिंपल सा सर्कुलेशन. एंड इस सर्कुलेशन में क्या होता है? अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे गोल 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 घूमता रहता है. इज़ इट क्लियर? सो दैट मीन्स इसके अंदर सर्कुलेशन भी हो रहा है. अगर अमीबा में देखें तो एक्सक्रीशन भी होता है. एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. तो ये रिमूव कर रहा है वेस्ट मटेरियल, जैसे कि अमोनिया को इसने वेस्ट मटेरियल है उसको हटा दिया, बाहर फेंक दिया. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सक्रीशन. और उसके साथ साथ अमीबा आपका रिप्रोडक्शन भी करता है. तो आप लोगों को मे भी पता होगा बाइनरी फिजन. सो वो टाइप है रिप्रोडक्शन का. इज़ इट क्लियर? तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस एक सिंगल सेल के अंदर हो रहे हैं, एंड दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये वाला लाइन आपको अच्छे से समझा कि हम क्यों सेल को बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. सेल डिस्कवरी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सेल का डिस्कवरी है. अगर सेल डिस्कवरी देखें तो सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया है रॉबर्ट हुक. ठीक है, इन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है सेल को. ठीक है, दैट इज़ 1665 में.
ठीक है, अगर कोई पूछ ही लेता है अगर उसका ईयर, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देख लिया। तो उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर, ये माइक्रोस्कोप ज़्यादा एडवांस नहीं है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने कॉर्क जो है, अभी कॉर्क क्या है, कॉर्क ये आपके प्लांट का, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, ट्री होते हैं बड़े बड़े, उसके आउटर मोस्ट पे देखो एक डेड सा लेयर होता है, उस लेयर को हम नॉर्मली बोलते हैं कॉर्क, और ये क्या है, डेड टिश्यू है। तो ये जो कॉर्क है उसको उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, तो इसके अंदर जब भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो उनको देखा कि इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस है, हनीकॉम्ब जैसे बॉक्सेस है, और ये जो बॉक्सेस है वो अंदर से एम्प्टी दिख रहे हैं, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल्यूला। सेल्यूला, सेल्यूला का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, और इससे आपके सेल का नाम पड़ा, इससे सेल का नाम पड़ा है, दैट इज़ अ सेल। इज इट क्लियर? सेल्यूला, दैट इज़ अ एम्प्टी स्पेस एंड दैट्स हाउ द नेम ऑफ द सेल। इज इट क्लियर? तो उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन देखे उसको उन्होंने अपने बुक में लिख दिया, और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वैन लीeuwenhoek। एंटोन वैन लीeuwenhoek जो है ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, बट उन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक रीड किया था, ठीक है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर, माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने रेन ड्रॉप को ऑब्जर्व किया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, सारी चीज़ें क्यूरियोसिटी से होती है। सो एंटोन वैन लीeuwenhoek ने क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे रेन ड्रॉप को ऑब्जर्व किया, तो रेन ड्रॉप के अंदर उनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऐसे मूव होते हुए दिखे, और उन्होंने उसको नाम दिया एनिमल क्यूले। एनिमल क्यूले का मतलब होता है एनिमल जैसे कुछ स्ट्रक्चर, स्मॉल स्मॉल एनिमल्स, एनिमल क्यूले, ठीक है। आगे जाके इसको नाम दे दिया है बैक्टीरिया, ठीक है। सो एंटोन वैन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पर ही नहीं रुके, उनका क्यूरियोसिटी और बढ़ा, ठीक है, और उनका क्यूरियोसिटी बढ़ा, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया है, दैट इज़ व्हाट, सीमन। तो सीमन के अंदर उनको दिखे स्पर्म। ब्लड भी उन्होंने देख लिया, तो ब्लड के अंदर उनको देखे होंगे ऑफ कोर्स ब्लड सेल्स, WBCs, RBCs, है ना। और उसके बाद टीथ स्कम। टीथ स्कम का मतलब होता है टीथ के अंदर जो गंदगी होती है ना वो, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स उनको क्या दिखे होंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये जो सारे उनके ऑब्जर्वेशन थे जिन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किए थे, ये सारे ऑब्जर्वेशंस वो उन्होंने अपने बुक में लिख दिए, दैट इज़ सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ठीक है। सो रॉबर्ट हुक का बुक है माइक्रोग्राफिया, एंटोन वैन लीeuwenhoek का बुक है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अभी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन ये है कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी व्हाट, एंटोन वैन लीeuwenhoek। एंड अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है लाइक हु डिस्कवर्ड सेल, सो दैट मीन्स रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा हुआ है, ना कि लिविंग, और एंटोन वैन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल देखे हुए हैं। इज़ इट क्लियर? इज़ इट ईजी? वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अभी आगे बढ़ लेते हैं। सेल डिस्कवरी होने के बाद कुछ पॉइंट्स हमें सेल के बारे में पता चले, ठीक है, और उस पॉइंट्स को हम लोग कंबाइनली बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। और ये सेल थ्योरी जो है वो दिया है दो साइंटिस्ट ने, मैथिस श्लेडन, ठीक है, एंड थियोडोर शॉन। तो मैथिस श्लेडन एंड थियोडोर शॉन, उन्होंने क्या दिए हैं, ये जो सेल थ्योरी है ये दो साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैथिस श्लेडन। मैथिस श्लेडन जो है इन्होंने 1838 में, ये कौन है, जर्मन बोटैनिस्ट है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैथिस श्लेडन कौन है। सो ये है जर्मन बोटैनिस्ट, एंड आपको ईयर भी याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ 1838 में। उन्होंने क्या किया है, ये बोटैनिस्ट है ऑफ कोर्स, तो उन्होंने सारे प्लांट जो है उनको ऑब्जर्व किया और बोले कि ये जो प्लांट्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए हैं, दैट्स इट।
सिंपल सा लाइन बोला उन्होंने, क्या बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। इनके बाद, ठीक है, जस्ट 1 ईयर बाद थियोडोर शॉन जो है इनसे इंस्पायर्ड हो गए। ये है ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट, ठीक है। तो 1839 में इन्होंने, ये ज़ूलॉजिस्ट है ऑफ कोर्स, तो इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया और बोले ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑल एनिमल्स सेल्स हैव अ लिविंग बाउंड्री। वो क्या बोल रहे हैं कि एनिमल सेल का एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है एंड विच इज़ अ लिविंग बाउंड्री। अभी हम उसको नाम दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट एक लिविंग बाउंड्री होती है और उसको हम अभी बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड उन्होंने ओनली एनिमल को स्टडी नहीं किया है, उन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया, प्लांट के सेल को भी उन्होंने देख लिया। तो प्लांट के सेल को उन्होंने देख लिया तो उनको ये समझा कि प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट पे एक डेड बाउंड्री होती है। एक आउटर मोस्ट क्या होती है, डेड बाउंड्री होती है। और ये जो डेड बाउंड्री है दैट इज़ अ सेल वॉल। क्या है वो, सेल वॉल है। एंड सेल वॉल जो है वो ओनली प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। तो इसलिए वो पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ऑल प्लांट सेल्स हैव यूनिक फीचर, जो एनिमल में नहीं है, इसलिए ये यूनिक फीचर है, दैट इज़ व्हाट सेल वॉल एंड विच इज़ अ डेड आउटर मोस्ट लेयर या बाउंड्री, ठीक है। तो हमें याद रखना है एनिमल सेल में लिविंग बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में डेड बाउंड्री है, दैट इज़ द सेल वॉल, ठीक है। तो ये पूरा हो जाता है यहाँ पर सेल थ्योरी। लेकिन यहाँ पर थियोडोर शॉन यहाँ तक नहीं रुकते, वो एक हाइपोथेसिस दे देते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब जस्ट अजम्पशन, एक अजम्पशन दे देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि ऑल प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सारे प्लांट्स, सारे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड ऑल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सारे बने हुए हैं सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट से। वो सारे किससे बने हैं, सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से। अभी सेल का प्रोडक्ट मतलब क्या, सेल का प्रोडक्ट मतलब होगा यहाँ पर दैट इज़ द म्यूकस। सेल सीक्रेट करते हैं ना म्यूकस को, चिपचिपा सा एक स्लाइमी सा सब्सटेंस सीक्रेट करता है, दैट इज़ अ म्यूकस। नेक्स्ट हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है, ये सारे क्या है, सेल्स के प्रोडक्ट है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट है ना वो मल्टी सेलुलर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन यूनिसेलुलर में। तो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स है ये ओनली सेल से नहीं बने हैं, तो सेल के प्रोडक्ट से भी बने हुए हैं। मतलब जितने सेल इंपॉर्टेंट है उतने ही सेल के प्रोडक्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो सेल थ्योरी है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक है, सेल थ्योरी में श्लेडन एंड शॉन ने मेंशन नहीं किया है कि सेल का ओरिजिन क्या है, सेल कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है एंड दैट इज़ द ड्रॉबैक, ठीक है। वो ड्रॉबैक हटा देते हैं रुडोल्फ विरशॉ। तो ये थर्ड साइंटिस्ट ऐड हो जाते हैं सेल थ्योरी में, रुडोल्फ विरशॉ 1855, ठीक है। वो बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये लैटिन में है, ठीक है, ये सेंटेंस है, लैटिन सेंटेंस है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। पहले नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते थे इस पर्टिकुलर सेंटेंस से, लेकिन अभी रिसेंटली तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं बिकॉज ये बहुत कॉमन हो गया, ठीक है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस लाइन का मतलब है दैट इज़ न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब क्या बोल रहे हैं रुडोल्फ विरशॉ कि ओल्ड सेल जो है ये डिवाइड होके आपको नए 2 डॉटर सेल दे देता है और इस तरह से नए सेल का ओरिजिन होता है। बट अभी भी रुडोल्फ विरशॉ ने ये नहीं बता पाए कि ओल्ड सेल कहाँ से आता है, ठीक है। ये अभी अभी हम लोगों को रिसेंटली समझ में आया है। जो आप एवोल्यूशन वाला चैप्टर है 12th का, उसमें आपको समझेगा कि जो पहला सेल जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या बोलेंगे, रुडोल्फ विरशॉ क्या बोले हैं, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। अभी ये जो सेल थ्योरी है वैसे देखा जाए तो कंप्लीट है और ये मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या होती है, फॉलो होती है, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सेल थ्योरी को ओबे करते हैं, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ दी वायरस। वायरस को सेल थ्योरी ओबे नहीं होती है, ठीक है। क्यों, बिकॉज वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा होता है वायरस का स्ट्रक्चर। उसका आउटर मोस्ट जो पार्ट है ना, ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया, ये पूरा पार्ट बनता है प्रोटीन से एंड उसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, दैट्स इट।
ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे नॉर्मल सेल जैसा तो स्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्म है, ऐसा तो ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसीलिए ये जो वायरस है वो क्या है, एक्सेप्शन है ऑफ दिस सेल थ्योरी। वायरस के साथ और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्रायॉन्स, वायरॉइड्स, ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एज एन एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? So that's it. If you like the way I'm teaching, then please subscribe, like and share my videos with your friends and families. Thank you.